साइंस गैलेक्सी के यूट्यूब मंच पर एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम लोग इस समय यूपी टेट की परीक्षा की तैयारी के क्रम में हिस्ट्री सब्जेक्ट, जिसमें कि इससे पिछला वाला जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम पार्ट देखा था और प्रथम पार्ट में हमने बेसिक नॉलेज देते हुए और इसके बाद में हमने दो खास उसके शहरों का अध्ययन किया था, जिसमें थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। आज उसी सभ्यता के यानी सिंधु घाटी सभ्यता के ही हम शेष नगरों के बारे में जानेंगे और पूरी इस सभ्यता को ट्रिक मेथड से कैसे याद रखा जाए ये भी हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो आज ट्रिक के माध्यम से हम जो महत्वपूर्ण शहर हैं, जो महत्वपूर्ण व्यवसाय हैं, उन सबको देखेंगे। इसलिए बने रहिएगा लास्ट तक। इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो आज का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, जो लोग हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं वो लोग देख ले। तो उसमें वहाँ पर मोहनजोदड़ो के बारे में बताया गया था कि मुर्दों का टीला, और वहाँ पर यह भी बताया गया था कि विशाल स्नानागार मिला। स्नानागार में नीचे जाने के लिए वहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई थी, नर्तकी की मूर्ति और मन के, इसके अलावा ढेर सारे व्यापारिक केंद्र, सड़कें एक दूसरे को 90 अंश पर काटती थीं, लिपियाँ मिली थीं। तो ये सब हम लोगों ने पिछले उसमें लेक्चर में देखा था। आपकी अगर जरूरत है तो उस लेक्चर को आप देख सकते हैं हमारे। आज हम शुरुआत कर रहे हैं इसी सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ और शहरों के बारे में, जिसमें आज के क्रम में हमारा आता है धोलावीरा। धोलावीरा वास्तव में गुजरात के कच्छ रण में, यह गुजरात के कच्छ में, ठीक है, कच्छ के रण में खादिर बेट। इस बात को हम ध्यान रखेंगे कि खादिर बेट जो द्वीप है, इसकी विशेषता यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है आपका खादिर बेट से, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। खादिर बेट, खादिर बेट द्वीप पर स्थित है। यह अपनी विशिष्ट नगर योजना के कारण, विशिष्ट नगर योजना के कारण अन्य हड़प्पा शहरों से अलग है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो खास करके द्वीप का नाम और विशिष्ट नगर योजना। अब देखिए इसकी खोज किसने किया था। धोलावीरा की खोज जेपी जोशी ने की थी 1967 और 68 में। 1967-68 में इसकी खोज जेपी ने की थी और विस्तृत खुदाई जो है वो आर.एस. बिष्ट द्वारा 1990 के दशक में की गई थी। ये बात भी हम ध्यान रखेंगे कि विशेष वास्तव में खुदाई आर.एस. बिष्ट द्वारा हुई थी। लेकिन यहां से भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि खोजकर्ताओं के नाम। तो इसके लिए हम अभी आगे ट्रिक में बताएंगे, फिर भी यहां से समझ लीजिए विशेषता क्या थी इस धोलावीरा शहर की। यहाँ की विशेषता थी कि त्रिस्तरीय नगर योजना। त्रिस्तरीय नगर योजना में क्या होता था कि पहले स्तर के किले होते थे, दूसरे स्तर में मध्यम नगर होते थे और निचला स्तर जो है वो टाउन का निचला स्तर होता था। किले वगैरह में जो प्रशासक थे बड़े व्यापारी रहते थे, मध्यम में जो मझोले दर के जो किसान और छोटे व्यापारी हुआ करते थे, और निचले स्तर पर फिर तो वही मजदूर वगैरह रहा करते थे। और अगली जो बात है इसकी, जो जो खास बातें हैं, एक तो नगर नियोजन और दूसरा है जल संचयन प्रणाली, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। यहाँ की जो धोलावीरा की है वो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बहुत अच्छी थी। पत्थर से बने विशाल जलाशय यहाँ पर पाए गए हैं, ठीक। और इतना ही नहीं, बांध बनाकर नहरों के जरिए बारिश के पानी को इकट्ठा करने की अद्भुत तकनीक विकसित थी, जिस तकनीक का उपयोग आज के 50-60 साल पहले तक भी किया जाता रहा है। हमारे यहाँ आजादी के बाद भी तमाम से डैम बनाए गए और उनसे नहरें निकाली गई। हालांकि अब ज्यादा इस पर काम नहीं हो रहा है,
लेकिन यह सिस्टम जो है वो काफी दिनों से चला आ रहा है, जिसको आज के समय में भी यानी आज के 20-25 साल पहले तक काफी इस्तेमाल किया जाता था इस सिस्टम का। ठीक है, इसके अलावा जो खास बात रही वो यह है कि यहाँ से एक साइन बोर्ड मिला है, यहाँ से एक विशाल पत्थर का शिलालेख मिला है जिस पर सिंधु लिपि के 10 बड़े अक्षर अंकित हैं। तो यहाँ से भी एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कितने अक्षर अंकित हैं उस लिपि पर, उस शिलालेख पर। तो हम क्या कहेंगे कि सिंधु लिपि के 10 बड़े अक्षर इस पर अंकित हैं। अच्छा, इसी को हम कह सकते हैं कि ये विज्ञापनी बोर्ड है या नेम प्लेट है, या फिर इसको सबसे हम कह सकते हैं कि उस समय का साइन बोर्ड था। तो देखिए, साइन बोर्ड का प्रयोग भी ये लोग करना जानते थे, धौलावीरा के लोग। और एक और खास बात यहाँ से क्या मिली है कि यहाँ से एक स्टेडियम मिला है। स्टेडियम जो कि विशाल खुला मैदान है, जिसका उपयोग शायद सार्वजनिक उत्सवों या खेलों के लिए किया जाता था। तो देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें यहाँ से निकल करके आ रही हैं धौलावीरा से, कि इनकी नगर योजना भी बहुत अच्छी थी, 3 भागों में बटी हुई थी, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था, साइन बोर्ड लगा हुआ करते थे कि किस चीज का क्या है, ठीक है, और स्टेडियम भी पाया गया। ये खास खास बातें हम लोग ध्यान रखेंगे। आगे आते हैं, और इसका अब हमारा चौथा शहर कह सकते हैं वो है कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के घग्गर नदी के, जिसको कि हम प्राचीन सरस्वती नदी के नाम से भी जानते हैं, घग्गर नदी का पुराना नाम सरस्वती नदी भी है, उसके तट पर स्थित है। और क्यों कालीबंगा का नाम जो है खास करके काले रंग की चूड़ियों के लिए जाना जाता है। खोज किसके द्वारा हुई? 1953 में अमलानंद घोष द्वारा इसकी खोज की गई थी। बाद में बीबी लाल और बी के थापर ने इसकी खुदाई करवाई। ठीक है, तो नाम शुरुआत में उसी का जुड़ता है जो पहले रहता है। तो 1953 में अमलानंद घोष ने इसकी खुदाई की शुरुआत किया था कालीबंगा की। कालीबंगा की खास विशेषता क्या है कि काले रंग की चूड़ियां के लिए खास करके जाना जाता था। और जो दूसरी विशेषता क्या पाई गई कि जुते हुए खेत, यानी दुनिया के सबसे पुराने जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, फसलें कौन कौन सी उगाना जानते थे? तो वो एक साथ 2 फसलें, जैसे सरसों है, चना है, एक मौसम में 2-2 फसलें उगाया करते थे, ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो सरसों का भी उत्पादन होता था, चना का भी उत्पादन होता था, यानी इस प्रकार से के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। तो कालीबंगा से कुछ और भी चीजें मिली हैं, खास करके क्या है, यहाँ से कुछ अग्निकुंड भी मिले हैं। कितने मिले हैं? 7 आयताकार। ठीक, जो यह क्या दर्शाते हैं कि या तो यज्ञ या बलि जैसी कोई धार्मिक क्रियाएं ये लोग करते थे। इसके अलावा कच्ची ईंटें भी मिली हैं। यहां से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पक्की ईंटों का उपयोग अधिक होता था, लेकिन कालीबंगा के घरों में कच्ची ईंटें लगाई जाती थी। घरों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। कुछ क्या नाम इतिहासकार जो है वो कहते हैं कि यहाँ पर भूकंप के भी प्रमाण मिले हैं। ठीक है, जो शायद भूकंप की वजह से इसका पतन हुआ। और जो अगली बात है, जो यहाँ से एक प्रश्न पूछाता है कि ऊंट की हड्डियां कहाँ से मिली, तो उसके लिए भी हम इस स्थान का ध्यान रखेंगे, यानी कालीबंगा का ध्यान रखेंगे। यानी यहाँ से ऊंट की हड्डियां मिली हैं, जो यह बताती हैं कि यह इस जानवर से परिचित थे। ठीक, इस प्रकार से कालीबंगा के बारे में आपने देखा कि यहाँ से काले रंग की चूड़ियां, जुते हुए खेत, कच्ची ईंटों के मकान, अग्निकुंड कितने मिले थे? 7 आयताकार अग्निकुंड मिले। भूकंप के भी कुछ प्रमाण मिलते हैं और ऊंट की हड्डियों के प्रमाण मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा के बाद में अब हम अगला हमारा शहर है लोथल। लोथल, जैसा कि हमने कल यानी पिछले लेक्चर में ब्रीफली हमने इसका अध्ययन किया था कि ये प्रमुख बंदरगाह था उस समय का,
तो उसी के बारे में देखो, यहाँ पर आज फिर से थोड़ा सा और डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं कि प्राचीन बंदरगाह तो था ही गुजरात के अहमदाबाद जिले के किस नदी के किनारे, भोगवा नदी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, गुजरात का ही स्थान है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। ठीक, यहाँ क्या क्या मिला, यहाँ एक डॉकयार्ड मिला है जो इस स्थान की सबसे बड़ी विशेषता है, कृत्रिम बंदरगाह है, दुनिया का पहला ज्ञात बंदरगाह माना जाता है, और यह साबित करता है कि सिंधु घाटी के लोग समुद्री मार्ग से मेसोपोटामिया यानी ईरान इराक के क्षेत्र में भी व्यापार करते थे। ठीक है, और खास बात क्या रही कि यहां से भी खेती के अच्छे साक्ष्य मिले हैं। अभी आपने देखा था पिछले उसमें धौलावीरा में भी, और यहाँ पर भी देखिए चावल के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से धान के यानी धान के चावल की भूसी मिली है जो हड़प्पा सभ्यता में चावल की खेती का एक नमूना दर्शाती है। तो चावल के साक्ष्य मिले हैं। और शतरंज और मनके, देखिए शतरंज और मनके में यहां से हम क्या पाते हैं कि हाथी दांत का स्केल, शतरंज जैसा खेल और मनके बनाने का कारखाना मिला है। और बात यह है कि जब धान करते थे यानी शवों को दफनाते थे तो क्या करते थे कि एक ही कब्र में स्त्री और पुरुष को दफनाने की भी प्रथाएं थी उस समय। इस बात के भी साक्ष्य मिले हैं। तो हम लोगों ने देखा कि खास करके जो लोथल है ये प्रमुख बंदरगाह के रूप में ही जाना जाता था, और इसी से मेसोपोटामिया तक भी व्यापार होता था। चावल के साक्ष्य मिले हैं, धान की भूसी मिली है, शतरंज और मनके मिले हैं, और हाथी दांत के भी नमूने पाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है चन्हू दड़ो। ये भी एक बहुत ही औद्योगिक नगर था। जैसे आजकल अगर भारत की बात करें तो कानपुर को एक औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता है। तो हालांकि उस समय क्या सिंधु घाटी के समय में कौन सा चन्हू दड़ो एक औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता था, यानी औद्योगिक केंद्र था। ठीक है, स्थान ये कहाँ पाया जाता है, यानी ये चन्हू दड़ो कहाँ है, तो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो के थोड़ा सा दक्षिण स्थित है। मोहनजोदड़ो के दक्षिण में स्थित है, और ये बिना दुर्ग वाला शहर है। यहाँ पर कोई दुर्ग नहीं हुआ करते थे। ठीक है, बड़े दुर्ग हमें यहाँ नहीं देखने को मिलेंगे। यहाँ केवल व्यापार से संबंधित आपको चीजें दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, यहाँ पर कोई भी एक भी किला नहीं मिला है। क्या मिला है, यहाँ पर जितना भी सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री जो भी हुआ करती थी, लिपस्टिक है, काजल है, कंघी है, श्रृंगार के जितने भी सामान होते हैं आजकल उतने तो नहीं लेकिन काफी हद तक देखिए आप देख पा रहे हैं। लिपस्टिक, काजल, कंघी ये सब पाए गए हैं। यहाँ पर नमूने इनके मिले हैं, और मनके बनाने का कारखाना भी मिला है। यह शहर मोतियों और मनकों के निर्माण का मुख्य केंद्र था। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे, मोतियों और मनकों के निर्माण का मुख्य केंद्र था। इस बात को नहीं भूलेंगे, किसी भी कीमत पर क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। फिर क्या है, ईंटों पर कुत्ते के पंजों के भी निशान मिले हैं, और क्या है कैसा, बिल्ली का पीछा करते हुए, तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान भी मिले हैं। यहां से भी क्वेश्चन बन जाया करता है। तो इन्हीं लाइनों के बीच से हमें क्वेश्चन निकालने होते हैं, और वहीं से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। अगला है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी जो हमारा कि भारत में है पड़ता है, और ये भारत में हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो हरियाणा है, हरियाणा के आसपास का क्षेत्र जो है वो, यहां पर भी ये सभ्यता विकसित थी। राखी गढ़ी, यहां पर क्या मिला है, यहां पर ये देखो लिखा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा
भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ठीक, यहां संग्रहालय मिला है। ठीक, राष्ट्रीय संग्रहालय भी बनाया जा रहा है यहाँ। और डीएनए अध्ययन, यानी यहां से मिले कंकालों के डीएनए परीक्षण से इस सभ्यता के मूल निवास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। ठीक है। अच्छा, ये हरियाणा के किस जिले में पड़ता है राखी गढ़ी? तो ये हिसार जिले में पड़ता है। इस बात को भी हम लोग ध्यान रखेंगे। तो राखी गढ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के हरियाणा के उत्तर प्रदेश नहीं, हरियाणा के हिसार जिले में राखी गढ़ी पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बनावली। बनावली से क्या क्या मिला है उसके बारे में हम लोग समझ लें कि यहाँ उन्नत कृषि के साक्ष्य मिले हैं। ये हरियाणा के, ये भी बनावली भी हरियाणा में ही पड़ता है। फतेहाबाद जिला पड़ता है इसका। मिट्टी का हल यहाँ से मिला हुआ है। एक खिलौना हल मिला है। ठीक है। और यहाँ की कृषि तकनीक, हरियाणा आज भी खेती के मामले में बहुत आगे है। और जल निकासी का हालांकि अभाव था। हड़प्पा के शहरों के विपरीत यहाँ जल नियोजित निकासी की अच्छी व्यवस्था नहीं थी। ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन जौ के साक्ष्य यहाँ पर पाए गए हैं। यहाँ से उन्नत किस्म के जौ के दाने भारी मात्रा में पाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। रोपड़, पंजाब के आसपास वाला क्षेत्र। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि यह पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है। स्वतंत्र भारत की पहली खुदाई, आजादी के बाद खुदाई किया गया यह पहला महत्वपूर्ण स्थल, यानी 1953 में इसको खुदाई इसकी प्रारंभ हुई थी। यहां पर कुत्ते के साथ मानव की एक अनोखी कब्र मिली है, यानी कुत्ते को उसके मालिक के साथ दफनाया गया होगा, ऐसा प्रतीत होता है। और यह प्रथा जो है वो कश्मीर में भी देखी गई है। आज भी लोग कुत्ते को बहुत ही शौक से पालते हैं। और ये बात तय है कि कुत्ते जैसा स्वामी भक्त जानवर मैंने तो खैर नहीं देखा, आपने देखा हो तो कमेंट करके बताइएगा। फिर है अगला स्थल राज्य, यानी स्थान और मुख्य खोज। तो जो हमारा सुरकोटदा है, जो कि गुजरात, घोड़े की हड्डियों के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। थोड़ा सा विवादित मामला है, चलिए खैर, लेकिन हमारे पास जो साक्ष्य है उसी के आधार पर कहेंगे। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, या आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सभ्यता का सबसे पूर्वी क्षेत्र है। ये हिंद नदी के तट पर है। यहां से प्रश्न पूछ जाता है कि आलमगीरपुर किस नदी के किनारे बसा है। ठीक है, यह बसा था। फिर है सुतका गेंदोर, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है आजकल, जो कि बलूचिस्तान वाला जो हिस्सा है वहां पर पड़ता है, और ये पश्चिमी छोर माना जाता है। इसे एक व्यापारिक चौकी भी कहा जाता था। और रंगपुर जो कि गुजरात में है। ठीक, तो ये कुछ स्थानों के बारे में और चर्चाएं की गई हैं। अब यहां से हम लोग देखते हैं कि हम कैसे याद करें, कौन सी ट्रिक लगाएं कि ये सब हमें शहर और जो भी संबंधित प्रमुख औद्योगिक नगर किसने खोज किया, इन सब बारे में एक ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से अगर हम लोग याद करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। जैसे प्रमुख स्थल और संबंधित नदियां, यानी कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा है, तो उसके लिए एक ट्रिक है कि लोभी मौसी का हरा कंघा रमा ने ले लिया। अब लोभी यानी लो फॉर लोथल। ठीक, तो लो फॉर लोथल, जो लोथल है वो कहां पर है? वो भी फॉर भोगवा नदी। ठीक है, भी फॉर भोगवा नदी, तो लोथल हो गया भोगवा नदी के किनारे। मौसी, मो का अर्थ है मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो किस नदी के? सी फॉर सिंधु। तो मोहनजोदड़ो जो है वो
सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद में का हरा कंघा, ठीक, हरा। अब हरे की बात करें तो हा फॉर हड़प्पा। तो हड़प्पा जो है वो किस, रा फॉर रावी नदी। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है, ठीक। अब बात आती है कंघा। कंघा माने कालीबंगा। कालीबंगा का फॉर कालीबंगा और घा फॉर घग्घर, ठीक है। तो कालीबंगा जो शहर है वो किस नदी के किनारे है, वो घग्घर नदी के किनारे बसा हुआ। यहाँ पर हम और निशान नहीं लगाएंगे, पहले से ही निशान लगे हुए हैं मतलब भर के, इसलिए और निशान नहीं लगाएंगे, समझिए आप। तो का फॉर कालीबंगा, घा फॉर घग्घर। तो कालीबंगा कहां बसा हुआ है, घग्घर नदी के किनारे बसा हुआ। अब बात आती है रमा ने ले लिया, रमा। तो रमा माने रंगपुर, रा फॉर रंगपुर और मा फॉर मादर नदी। तो रंगपुर स्थान जो है वो मादर नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इस प्रकार से हम विभिन्न स्थानों को उनकी नदियों से संबंधित एक ट्रिक को देखा, जिस ट्रिक के माध्यम से हमें यह भूलने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं बनती है कि हम ये भूल जाएं कि कौन किस नदी के किनारे बसा हुआ। हाँ, इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कांसा कैसे बनाया जाता था, तांबा और टिन धातु को मिलाकर के कांसा बनाया जाता था। लोहे का ज्ञान इनको बिल्कुल नहीं था, लोहे की खोज बहुत बाद में हुई है। इन सब चीजों को हम लोग ध्यान रखेंगे। यहां से प्रश्न एक जरूर पूछ जाता है कि लोहे की खोज क्या है, ये लोग जानते थे लोहे को ढालना है बनाना, तो हम कहेंगे नहीं, कतई नहीं। अगला, अब दूसरा हमारी ट्रिक है कि हम इन स्थानों के खोजकर्ताओं के बारे में अगर जानना चाहें तो उसके लिए हमारी ट्रिक है कि हद है मोरा काला सूरज। हद, हद माने हड़प्पा, हा माने हड़प्पा, दा फॉर दयाराम साहनी। तो हड़प्पा किससे संबंधित है, दयाराम साहनी से संबंधित है। कब खोजा गया, 1921 में इन्होंने चालू किया था, ठीक। और फिर मोहनजोदड़ो को राखलदास बनर्जी, मो फॉर मोहनजोदड़ो, रा फॉर राखलदास बनर्जी, ठीक। अब का में कालीबंगा, कालीबंगा को अमलानंद घोष, अमला, अमला का आ और मां यहां पर साइलेंट है, लाफ, अमला, ठीक। वहां पर हम समझ जाएंगे कि अमलानंद घोष और ला फॉर लाल और थापर ये भी बाद में शामिल हुए थे, इसलिए ये ला अक्षर जो है वो दो को दर्शाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में सूरज। सूरज में जो सुर कोटड़ा है या सिर कोटदा भी कहते हैं, सिर कोटदा और धौलावीरा, इसकी खोज किया था, यानी इसके उत्खनन का कार्य किया था जगपति जोशी, जाफर जगपति जोशी। तो उम्मीद है कि यह ट्रिक भी आपके कहीं ना कहीं काम आएगी खोजकर्ताओं को याद करने के क्रम में। आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखना चाहेंगे कि हड़प्पा कालीन सभ्यता के जो सीमावर्ती स्थल कौन से थे, यानी हड़प्पा सभ्यता के सीमावर्ती स्थल किन किन सीमाओं से जुड़ा हुआ था। तो इसके लिए देखिए, पश्चिम में अगर हम बात करें तो पश्चिम की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा है वो सुतका, गेंडोर, बलूचिस्तान, ठीक। ये किस नदी के किनारे है, दास्क नदी के किनारे है, दास्क नदी के किनारे। और जो उत्तर में जो मांडा और जम्मू कश्मीर जो कि हमारा क्षेत्र पड़ता है, इस नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे। पूरब में हम आ जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं, आलमगीरपुर जो कि यूपी में है, हिंड नदी के किनारे, अभी हमने इससे पहले आपको जस्ट बताया था। और अगर हम दक्षिण में जाते हैं तो महाराष्ट्र में दैमाबाद, कल भी हम लोगों ने एक मैप के माध्यम से देखा था दैमाबाद को। तो ये किस नदी के किनारे है, प्रवरा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। तो दैमाबाद कहां पर है, प्रवरा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये ट्रिक भी आपके काम आ सकती है। आगे बढ़ते हैं। अब लोथल से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। लोथल जो कि हमने बताया था कि ये प्रमुख बंदरगाह है, इसकी ट्रिक है राम जी का मतलब राइस, ठीक है। और
आ माने अग्निकुंड, राइस मिला यानी चावल के सबूत मिले, आ माने अग्निकुंड, ठीक। और माँ माने मम्मी, यानी यहाँ पर जो मम्मी का मॉडल मिला, विदेशी व्यापार के संकेत मिले। और जी मीन्स जहाज की जो गोदी है, जो डॉकयार्ड मिला। और आई मीन्स आइवरी यानी हाथी दांत का पैमाना, ठीक। तो ये भी ट्रिक आपके काम आ सकती है राम जी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा कालीबंगा। कालीबंगा जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि खास करके चूड़ियां और कुछ श्रृंगार प्रसाधन संबंधी यहाँ पर चीजें पाई गई थी। तो कालीबंगा की विशेषता में हम ये कह सकते हैं, इसके लिए ट्रिक हम ध्यान रखें कि काली चूड़ी पहनकर खेत में आग लगाई। कालीबंगा कहाँ है, ये तो हमने अभी पहले बताया ही, राजस्थान में है। और काली चूड़ी माने कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। खेत यानी यहां से जुते हुए खेत मिले हैं। आग, आग माने अग्निकुंड मिला है, ठीक। तो काली चूड़ी पहन के खेत मिले हैं और आग लगाई यानी अग्निकुंड मिला। तो काली चूड़ी पहन के खेत में आग लगाई। तो काली चूड़ियों का ये बहुत बड़ा केंद्र था उस समय, अपने समय में। आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं चन्हू दड़ों पर। बिल्कुल कालीबंगा से मिलता हुआ यहाँ पर भी चीजें हैं। थोड़ा सा यहाँ पर अंतर ये है कि यहाँ पर थोड़ा सा सौंदर्य प्रसाधन की ज्यादा सामग्रियां मिली हैं कालीबंगा की अपेक्षा। कालीबंगा में तो केवल चूड़ियां मिली थी, लेकिन चन्हू दड़ों में देखिए यहाँ पर पूरा ब्यूटी पार्लर का सामान मिला। तो ब्यूटी पार्लर में आपने देखा कि लिपस्टिक है, काजल है, कंघी है, मनके हैं, ये सब यहाँ मिला। और जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था, यहाँ कोई दुर्ग नहीं प्राप्त हुआ, पूरी तरीके से औद्योगिक नगरी थी। तो इस प्रकार से आपने जो मोटी मोटी बातें रही सिंधु घाटी सभ्यता की, उनको आप लोगों ने सीखा, ट्रिक के माध्यम से भी सीखा। उम्मीद करते हैं इसमें जो भी मेथड आपको पसंद आए उस मेथड को आप फॉलो करें। हो सकता है इससे बेहतर कोई ट्रिक आपके पास हो, आप अपने ट्रिक ईजाद करें और कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करें। आगे हम इसी पर एक वीडियो के साथ में मिलेंगे, जिसमें हम इन विभिन्न स्थानों और विभिन्न क्षेत्रों में, जो हम चाहे व्यापारिक क्षेत्र हो या जो भी इनका सामाजिक क्षेत्र हो, इनसे संबंधित प्रश्नों का विशाल संग्रह आपके सामने लाएंगे। बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।